नमस्कार साथियों। सबों का बहुत बहुत आभार आज की इस वेबिनार में पुनः जुड़ने के लिए। साथियों, आज का जो हमारा वेबिनार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर केंद्रित है। और चूंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुराने कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर महीने में और नए कैलेंडर के हिसाब से नवंबर के महीने में जो है मार्क्सवाद की जो की अवधारणा पर जो सबसे पहले सफल राज्य का जो गठन हुआ था, सोवियत संघ, वो अस्तित्व में आया था। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने इस महीने का वेबिनार का जो विषय है वो चुना था कि सोवियत संघ का जो 1990 में विघटन हो गया, तो उसका मार्क्सवादी विश्लेषण हम लोग आज के वेबिनार में करने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हालांकि मार्क्स के समय से ही मार्क्सवाद पर हमले होते रहे हैं, लेकिन उस समय तो मार्क्स स्वयं मौजूद थे उनका माकूल जवाब देने के लिए। बाद में फिर एंगल्स और फिर लेनिन और फिर मार्क्सवाद के पे जो भी हमले होते रहे हैं उस पे जो है हमेशा से जो है उसको बचाव करने का कोशिश किया गया है और उसका माकूल जवाब जो है देने का कोशिश किया गया है मार्क्सवादियों के द्वारा। लेकिन 1990 के बाद जब सोवियत संघ विघटन हो गया तो उसके बाद जो है जो मार्क्सवाद के जो विपक्ष में बातें किया करते थे वो जो है कुछ ज्यादा ही आक्रामक होने लगे मार्क्सवाद पे। और उनका कहना था कि मार्क्सवाद जो है एक फेल सिद्धांत है और ये कभी भी धरातल पर नहीं उतर सकता है। और उदाहरण के रूप में वो बार बार सोवियत संघ के बारे में बोलते हैं कि देखो देखो कैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इसी पे आज की हमारी चर्चा है, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता आप साथियों के द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का जवाब देंगे। मैं सर एक कंपोनेंट पे सवाल पूछना चाहता हूँ। काफी दिन से मेरे दिमाग में ये बात है कि मतलब जो मेरी जानकारी है कि सोवियत यूनियन आई गेस 1988 में रेफरेंडम या 90s में रेफरेंडम आया था, जो वो वोटिंग करा रहे थे जनता से। मैं पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, वो अभी आइडियोलॉजी पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो 88 या 90s में जो रेफरेंडम आया था, उसके बाद 91 में येल्त्सिन और गोर्बाचोव के आसपास जो सोवियत यूनियन टूटता है, उसमें रशिया ही सबसे पहले अलग होता है बाकी रिपब्लिक से। मोटा मोटा जो मेरी जानकारी, उसमें 4-5 रिपब्लिक थे जिन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया था, बाइकआउट किया था। बाकी 20-25 के करीब करीब रिपब्लिक्स ने उसमें हिस्सा लिया था। और उसमें मैक्सिमम जनता ने, लगभग आई गेस 70 to 80% जनता ने सोवियत यूनियन का सपोर्ट किया था कि हम उससे अलग नहीं होना चाहते हैं, उसको प्रिजर्व ही करना चाहते हैं। इवन उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज में भी। मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्या जो परिस्थिति पैदा हुई, वो तो ठीक है जिस आधार पर पैदा हुई, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि इस तरह की नेशनैलिटी रूस में दोबारा से जो जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इस तरह से वो डेवलप हुआ बाद के दौर की, उस रूप में नहीं होना चाहिए था। जैसे वो कहते थे कि हम जो है बाकी रिपब्लिक्स को एड दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं, उसका लॉस हो रहा है। तो ये क्या कारण रहा कि इस तरह की सोच पैदा हुई, खासकर इस तरह के मतलब नेशन आइडिया जो उनका पैदा हुआ, ये ऐसा क्यों पैदा हुआ? या उसको नेशनलिज्म कह लीजिए, बड़ी आसान सी भाषा में। सर क्वेश्चन देखिए। सर सुरेश सर, क्वेश्चन ये है कि स्टेट पावर को कम्युनिस्ट पार्टी ने टेक ओवर कर दिया, फिर भी नेशनलिज्म का आइडिया क्यों विदर अवे नहीं हुआ है आफ्टर 75 इयर्स? जी। आप किसी भी देश में किसी भी समाज में चले जाइए, डिवीजन ऑफ लेबर और society is divided on getting the benefits of the collective production. Or now when this contradiction is there, it is a natural phenomenon. It will continue for many decades. In this, there is no certainty in the short term what direction the movement will take or the society will take. In the long run, the direction is clear that it has to go towards socialism and communism. But in the short run, it may go into any direction. It may go backward also. And that is what happened in Soviet Union.
So once that situation arose, that the state machinery, which should have controlled this deviation in various classes or conflict between the classes, that state machinery was controlled by people who themselves were not clear about the theory. That's why they were not able to put things in the right perspective. And that was the reason that nationalism will also come alongside the collectivism will also come. So there cannot be a very straightforward answer to this complex question. It has to be understood in parts and then integrate that understanding collectively. Overall understanding of Marxism, fundamental understanding is that after capitalism reached its highest stage, that means capitalism has pervaded all over the world, whether material forces are ready or not. Even where mode of production is feudal or skill-based, there also the consciousness, social consciousness can be very advanced. So this kind of complex situation is available in every nation state. How you will have to take that decision has to be taken by the enlightened intellectuals of that particular nation state. You cannot export or import movements from across the border, because the whole world accepts this, that borders and sovereignty has to be accepted. It is the accepted norm of the society as a whole, world society. So even if few people think that they can export, or one or two nations think that they can export or import revolution, it's not possible. It will not be done. सर एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि लोग ये डिफरेंस समझ नहीं पाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा या जो प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस वाला पार्टी द्वारा स्टेट पावर को कंट्रोल करना और स्टेट पावर हासिल करना और कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश करना, ये दोनों एक नहीं है, ये हम जानता है। तो इस लेकिन आम तौर पे बहुत लोग इसका फर्क नहीं समझता है। तो वो एक मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टेट को कैप्चर कर लिया तो कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश कर लिया, इसको बराबर का मान लेता है। तो इसका डिफरेंस क्या है? क्योंकि इसको बिना समझते हुए लोग बहुत आइडियलिस्टिक बातें करना शुरू हो जाता है। और तो इसी के बारे में थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेनेशन देगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या है ये समझना और कम्युनिस्ट पार्टी क्या है ये समझना जरूरी है। इसको समझे बिना दोनों का अंतर नहीं समझा जा सकता। शुरू में जब समाज शुरू हुआ तब तो ये डिवीजन नहीं था। जैसे जैसे उत्पादक शक्तियां बढ़ी, डिवीजन ऑफ लेबर होता चला गया, तो सोसाइटी भी डिवाइड होती चली गई। जैसे जैसे सरप्लस बढ़ा वैसे वैसे ये कॉन्ट्रडिक्शन और दो वर्गों के बीच का विभाजन और तीव्र होता चला गया। और इसके साथ ही जहां पहले संचार बहुत सीमित था, तो जो स्टेट थी या नेशन स्टेट का कंसेप्ट तो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया, पर उसके बाद पहले जो मोनार्कीज थी वो भी एक स्टेट थी होती। तो उन सब के बीच में चीजों का, जिन्स का या कमोडिटीज का आदान प्रदान जैसे जैसे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे उनके आपस में ज्ञान का साझा होना और उसके साथ साथ ज्ञान का विकास होना, और उसी के बाद ये अवधारणा जो निकल के आई है मार्क्सवाद। वास्तव में मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद इस प्रकृति की पूरी समझ है। प्रकृति विज्ञान के में तो सारी रिसर्च और ज्ञान अर्जित होता चला जा रहा था, लेकिन मनुष्य के बारे में, और मनुष्य खास करके मनुष्य है क्या, मनुष्य का अस्तित्व क्या है, उसकी चेतना क्या है, ये सारे प्रश्न जो दर्शन में जिन प्रश्नों से जूझा जाता था, ये दोनों शाखाएं बिल्कुल अलग थी। एक आइडियलिस्ट थी जो मान के चलती थी
की क्रिएशन है, कहीं ना कहीं कोई चेतना भौतिक जगत से अलग है, मटेरियल वर्ल्ड से अलग है। उनके बीच के संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा था, ये समझा नहीं जा पा रहा था। संबंध तो प्रकृति का बनाया हुआ है, उसको समझना या न समझना ये मनुष्य के ऊपर है। मार्क्स के आते आते दोनों शाखाएं वहां पहुंच चुकी थी जहां आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म के बीच का जो कंट्रडिक्शन था उसको रिजॉल्व किए बिना ज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता था, और उसको रिजॉल्व किया मार्क्स ने डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर के जरिए, कि जो नेचर का लॉ है वही है सब कुछ शुरू से आखिर तक, हम उसको समझें या ना समझें। तो ये जो समझ है एक बात है, और विश्वव्यापी हो चुकी है समझ, क्योंकि चीजों का आदान प्रदान जैसे विश्वव्यापी हो गया है, इसलिए ज्ञान भी विश्वव्यापी हो गया है। भौगोलिक सीमाओं के अंदर चीजों को बांध के रखने की कोशिश ये के अपने हितों के अनुरूप होती है। राजसत्ता का जो गठन है और राजसत्ता की सोच जो है उस वर्ग की सोच के हिसाब से चलती है जो शासक वर्ग है। तो जहां बुर्जुआ वर्ग शासन में है तो राजसत्ता की सोच भी बुर्जुआ चेतना के हिसाब से चलेगी, अगर सामंतवादी है तो सामंती हिसाब से चलेगी। अब इसमें एक और भेद आप हमको समझना जरूरी है कि जब सामंतवाद से पूंजीवाद का विकास हो रहा था तो उसके साथ साथ समाजवाद की अवधारणा भी विकसित हो रही थी, लेकिन वो समाजवाद हासिल कैसे होगा, उसका वैज्ञानिक तरीका क्या है, ये स्पष्ट नहीं था। समाजवाद की अवधारणा जिसको कि यूटोपियन सोशलिज्म कहते हैं वो तो बहुत पहले से आ चुकी थी, रिकार्डो और स्मिथ के समय से, लेकिन उसको वैज्ञानिक स्तर पर लाना वो तब हुआ जब फिलॉसफी या दर्शन को विज्ञान में परिवर्तित कर दिया गया, और वो परिवर्तन हुआ है हेगेल के बाद से। जर्मनी में फिलॉसफी इतनी विकसित हुई कि उसने फिलॉसफी और साइंस के बीच का भेद मिटा दिया, जिसको कि मार्क्स ने कहा है कि मनुष्य का विज्ञान और प्रकृति विज्ञान दोनों एक हो जाएंगे। तो इस एक हो जाने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद का आधार है उत्पादक शक्तियों का विकास, क्योंकि भौतिक सामाजिक चेतना उसी पर निर्भर करती, आप उसको और किसी तरीके से नहीं बदल सकते। जो यूटोपियन सोशलिज्म था वो मान के चलता था कि ट्रस्टीशिप की अवधारणा है, जैसे गांधी जी कहते थे कि लोग इतना जागरूक हो जाए कि वो सबको अपना भाई समझने लगे। ये सब यूटोपियन बातें हैं। जो यथार्थ है प्रकृति का वो यही कहता है कि आप जो भौतिक परिस्थितियां हैं उसी के हिसाब से भौतिक सामाजिक चेतना विकसित, जिस स्तर पर किसी स्थान विशेष में उत्पादक शक्तियों का विकास है, भौतिक सामाजिक चेतना भी उसी स्तर की होगी। जो आइडियोलॉजिकल सोशल कॉन्शियसनेस है वो तो बाउंड्रीज के पार जा सकती है। अमेरिका में दास प्रथा से सीधे डेमोक्रेसी में आ जाना संभव इसलिए था क्योंकि संचार का माध्यम इतना बढ़ चुका था कि जो कुछ यूरोप में हो रहा था वो अमेरिका तक पहुंच रहा था, और वो चीन तक भी पहुंच रहा था, और वो हिंदुस्तान तक भी पहुंच रहा था। जहां जैसी परिस्थितियां हुई उन परिस्थितियों में जागरूक जो बुद्धिजीवी था उसने क्या रास्ता अपनाया, इस पर निर्भर हुआ कि आगे का रास्ता क्या होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने समझ लिया, जिसको स्टालिन ने कहा था कि सर्वहारा चेतना विश्वव्यापी हो गई है, उसको चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने समझा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं समझा उसे। इसलिए भारत में मार्क्सवाद की समझ विकसित हुए बिना ही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो गया, जो कि बुर्जुआ चिंतन के आधार पर था। इसलिए आज भी हमारी कम्युनिस्ट पार्टियों की मूल चिंतन में बुर्जुआ जनवाद ही बैठा हुआ है, वो वैज्ञानिक समाजवाद की पहुंच नहीं हो पा रही।
तो ये जो परिस्थितियां हैं, इनको समझे बिना कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच का भेद नहीं समझा जा सकता। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन सामंतवादी अति पिछड़ी व्यवस्थाओं में भी हो सकता है, चाहे वो रूस में हो, चाहे वो चीन में हो, या वियतनाम में हो, कोरिया में हो, क्यूबा में हो, कहीं भी हो सकता है। लेकिन समाज को बदलने की दिशा क्या होगी, वो हर जगह की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। एक जगह समाजवाद की जो नीतियां होंगी वो दूसरे राष्ट्र में लागू नहीं हो सकती। सैद्धांतिक तौर पर एक ही बात होगी, आपको अपनी जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से उत्पादक शक्तियों का विकास करना है। उसी के साथ ही विकसित होंगे उत्पादन संबंध, और उसी के साथ वैज्ञानिक समाजवाद की चेतना विकसित होगी। कौन राष्ट्र किस स्तर से शुरू कर रहा है अपनी इकोनॉमी लिबरेशन के बाद या नई व्यवस्था के बाद, ये निर्भर करेगा उसके अपने डेवलपमेंट के ऊपर। जो रूस में डेवलपमेंट था वो चीन में नहीं था, जो चीन में है वो हिंदुस्तान में नहीं। सब जगह परिस्थितियां अलग होगी, लेकिन सिद्धांत एक ही होगा कि उत्पादक शक्तियों को विकसित किए बिना आप समाजवाद की तरफ नहीं जा सकते। दूसरा सवाल सर मैं पूछना चाहूंगा। हालांकि सर आपने उसके उस सवाल के कुछ जवाब आपने पहले सवाल में दे दिया, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ सर। सर जैसा कि अक्टूबर क्रांति जब हुआ, सो रसिया जब रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे सर पूरा यूरोप में जो है वो मैक्सिमम जो है आपका कृषि प्रधान ही देश था, जो रूस था। और उसमें जो है उद्योगों की संख्या बहुत कम थी, और वेतन और मजदूरी पाने वाले लोग तो सर और भी कम थे, मतलब कि 10% से भी कम थे। और इसलिए सर जो हम लोग बार बार बात करते हैं कि अस्तित्व और चेतना के बीच का तुलनात्मक संबंध, तो सर वो तो संभव नहीं था, क्योंकि क्योंकि जब सर्वहारा ही 10% से कम था तो वो कैसे हो गया। तो सर फिर भी लेकिन उस देश में सर्वहारा चेतना से आधारित एक पार्टी कैसे जनता का विश्वास जीत ली कुछ ही समय में, और फिर जो है और उसको उस चेतना को वो द्वितीय विश्व युद्ध तक बनाए रखी और फांसीवाद सरकार को हराया सर। तो इसका जवाब अगर संक्षिप्त में देंगे तो सर मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका बहुत संक्षिप्त जवाब तो मैंने अभी जो एक छोटा सा पोस्ट डाला था उसमें है। मार्क्स ने जब अधिकार की आलोचना के ऊपर वो अपना लेख लिख रहे थे, हेगेल का फिलॉसफी ऑफ राइट के जवाब में, तो उन्होंने कहा कि अगर जर्मनी की परिस्थितियों के हिसाब से मैं आलोचना करने बैठूं तो मुझे 100 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि जर्मनी के हालात उस समय वही थे जो फ्रांस के 1789 में थे। मतलब आप देखिए, मार्क्स बैठे हुए हैं 1843 में, वो कह रहे हैं कि जर्मनी की स्थितियां जो हैं, परिस्थितियां जो हैं, वो वही है जो फ्रांस की 1789 में थी। मतलब भौतिक सामाजिक चेतना भी इतने नीचे स्तर पर थी, क्योंकि वहां उत्पादक शक्तियों का विकास ही देर में शुरू हुआ था। लेकिन फिलॉसफी के दायरे में वो कहते हैं कि हेगेल ने फिलॉसफी को विज्ञान के स्तर तक ऊंचा पहुंचा दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अति पिछड़ी हुई उत्पादक शक्तियों के बीच में भी यह संभव था कि फिलॉसफी को उस स्तर तक पहुंचाया जा सके। और इसको हमारे वामपंथी नहीं समझते हैं। जब एंगल्स कहते हैं या लेनिन कहते हैं कि मार्क्सवाद के 3 स्तंभ हैं, ब्रिटिश इकोनॉमी, फ्रेंच सोशलिज्म एंड जर्मन फिलोसफी, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उत्पादक शक्तियों का विकास जितना ब्रिटेन में था उतना कहीं नहीं था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई, उसके 100 साल बाद जाकर के वो सारे विश्व में फैली। मतलब वो उत्पादक शक्तियों के उसमें वो 100 साल आगे था ब्रिटेन। लेकिन जहां पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का सवाल था, समाजवाद का सवाल था, समाजवाद की अवधारणा का सवाल था, वो फ्रांस में पहले आई। ब्रिटेन तो बहुत पीछे था। ब्रिटेन में तो समाजवाद की आज भी नहीं आती है।
और फ्रांस से भी आगे जा करके फिलॉसफी का जब सवाल आता है तो जर्मनी उससे भी एक कदम आगे। और ये तीनों चीजें मिलकर के सामाजिक चेतना का निर्माण करती हैं। तो यही मार्क्सवाद को अगर हम सामाजिक चेतना के रूप में देखते हैं तो उसके तीन स्तंभ जो हैं वो ब्रिटिश इकोनॉमी, फ्रेंच सोशलिज्म और जर्मन फिलॉसफी इसलिए है कि भौतिक सामाजिक चेतना, जिसको कि हम व्यक्तियों के रूप में अनभिज्ञ चेतना कहते हैं, वो आती है उत्पादक शक्तियों से, जो कि ब्रिटेन से आती है। उसके बाद जो सोच विकसित होती है, तर्क बुद्धि है, जिसके आधार पर हम विकसित करते हैं, वो तर्क बुद्धि का विकास फिलॉसफी में होता है। और उसके जरिए जब हम हस्तक्षेप करते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप, तो पूरी समाजवाद की प्रक्रिया बनती है। तो व्यक्तियों के रूप में अगर देखें किसी व्यक्ति के, तो उसकी अनभिज्ञ चेतना, उसकी तर्क बुद्धि और उसकी वैचारिक चेतना या सजग चेतना, सजग चेतना, अनभिज्ञ चेतना और तर्क बुद्धि, ये तीन अगर समझ लेंगे आप कि ये मानवीय चेतना के ये तीन स्तंभ हैं, और इन तीन स्तंभ पर खड़ा हुआ है सामाजिक चेतना या मार्क्सवाद। तो सोवियत यूनियन में समाजवाद आना कोई ताज्जुब की बात इसलिए नहीं है कि लेनिन ने इस बात को पूरी तरह समझ लिया था, और उसी के आधार पर 1905 में अगर बुर्जुआ पार्टियों के साथ में उन्होंने समझौता करके किया, तो वो बुर्जुआ जनवाद के लिए किया था, लेकिन वो बहुत क्लियर थे कि किस तरह पार्टी का गठन होना है, और डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के बेसिस पर होना है, जिसके लिए सिद्धांत बहुत जरूरी है। तो जब उन्होंने पर्चा अपना लिखा क्या किया जाए, व्हाट इज टू बी डन, तो सबसे पहली लड़ाई तो सैद्धांतिक ही थी ना। सिद्धांत के बिना कोई आंदोलन नहीं हो सकता, ये उन्होंने स्पष्ट कहा था। तो किसी आंदोलन, सर्वहारा आंदोलन को करने से पहले उन्होंने सारी लड़ाई इस बात की लड़ी थी कि जो संशोधनवाद है उससे छुटकारा मिले पार्टी को। और वही बोल्शेविक्स जो थे, उनका जो सच्चा सिद्धांत है उसकी सही समझ वाले लोगों, वही बोल्शेविक थे। और यही चीज चीन में भी लागू हुई। बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के लिए लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही थी, सुन यत सेन के टाइम से चल रही थी, लेकिन सोवियत यूनियन के क्रांति के बाद, क्योंकि माओ त्से-तुंग ने स्पष्ट लिखा है कि सोवियत क्रांति के बाद, जैसा कि स्टालिन ने कहा था, ये सर्वहारा चेतना और मार्क्सवाद के सिद्धांत की चेतना व्यापक हो गई है, और उसी का अनुसरण करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। और वो जो बुर्जुआ जनवाद था उसके बरक्स उन्होंने नव जनवाद की अवधारणा। इन सब चीजों को समझ लेंगे, ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, सब जगह अवेलेबल है। इनको समझ लेंगे आप, तो आपको मार्क्सवाद को और वैज्ञानिक समाजवाद को समझने में कहीं गलती नहीं होगी, और हर कदम पर आप सही निर्णय ले पाएंगे। जी सर, सर इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है सर मेरा। जैसा कि आपने बोला कि उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वहाँ पर जो हालांकि सर्वहारा की आबादी कम थी, फिर भी वहाँ पर जो है समाजवादी क्रांति संभव हुआ। तो सर उसका मुकाबला 1917 का मुकाबला अगर हम आज के भारत को देखें सर, तो हमारे यहाँ सर उद्योग भी ज़्यादा हैं, वेतन भोगी और दिहाड़ी मजदूर भी हैं, जिनका कि कुल जो है वर्क फोर्स जो है 25% के आसपास है। और सर यहाँ पे जो है सबको, वयस्क लोगों को वोट करने का अधिकार भी है। तो फिर भी सर ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं हमारे देश में जो कि इस तरह के क्रांतिकारी दल के गठन और जनता का विश्वास जीत करके राज्य का जो मशीनरी है उस पर नियंत्रण पाने में बाधा डाल रही है सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। इसके लिए तो लेनिन ने बड़ा स्पष्ट किया था कि वैज्ञानिक समाजवाद आंदोलनों के जरिए नहीं आता है मजबूत चेतना में, उसे तो बाहर से लाना होता है। और बाहर से लाने का काम कौन करेगा? वो बुद्धिजीवी और चिंतक लोग, जिनको हम फिलोसोफर कहते हैं, थिंकर्स कहते हैं, वो मध्यवर्ग से आते हैं, वो सर्वहारा वर्ग से नहीं आ सकते, क्योंकि उस सब ज्ञान को हासिल करने के लिए, उस सब के लिए जितने समय की जरूरत होती है, जिन संसाधनों की जरूरत होती है, वो तो होते नहीं है सर्वहारा के पास। वो तो उन्हीं लोगों के पास होंगे जो हमारे आपके तबके से आते हैं। इस तबके से आने से पहले ही इस तबके को जो लॉलीपॉप दिया गया था ब्रिटिश
बुर्जुआ ने, तो हमारा आंदोलन तो सोवियत रेवोल्यूशन और कम्युनिस्ट पार्टी के गठन से पहले से ही आंदोलन शुरू हो चुका था। तो हमारा जो निम्न मध्य वर्गीय बुर्जुआ चिंतक है, वो तो मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद की जानकारी से पहले ही वो आंदोलन में कूद पड़ा था, और आंदोलन के बीच में से आप हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमारी कम्युनिस्ट पार्टी आज भी हासिल नहीं कर पा रही। लेनिन ने या माओ से तुंग ने या मार्क्स ने आंदोलन से बाहर रह करके ये ज्ञान हासिल किया। तो ये जिम्मेवारी उन लोगों की है जिनके पास संसाधन है, जिन्हें सोचने का मौका मिला है। अगर वो जल्दबाजी में है क्योंकि उन्हें अपने सेहरा बांधना है या लाइमलाइट में आना है, तो वो सिद्धांत की समझ हासिल नहीं कर पाएंगे, वो आंदोलन में कूद पड़ते हैं। आप अपने सारे नेताओं को देख लीजिए, सारे वामपंथी नेताओं को देख लीजिए, सब में ललक इसी बात की है कि वो किसका चेहरा टीवी पर दिखता है, कितना ज्यादा दिखता है। वो संकट मोचक के नाचे छुटपुर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बीच में सेतु का काम, चाहे वो हरकिशन सिंह सुरजीत हो, चाहे वो सीताराम येचुरी, मोटिवेशन तो एक ही है ना। या तो आप सिद्धांत को डेवलप कर सकते हैं या आप आंदोलन कर सकते हैं। इसीलिए मार्क्स ने, एंगल्स ने जर्मनी में कहा था कि ये आंदोलन के हित में नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन में आगे आगे रहे, क्योंकि जब आप आंदोलन में कूद पड़ते हैं तो जो अस्तित्व चेतना का द्वंद्वात्मक संबंध है, उसके हिसाब से आपकी चेतना उसी आंदोलन के हिसाब से डेवलप होती है, ना कि वैज्ञानिक नजरिए से और वैज्ञानिक समझ जो पूरी दुनिया में विकसित हुई है उसके आधार पर। मार्क्स ने 10 साल आंदोलन से बाहर रह करके ब्रिटेन में लाइब्रेरी में बैठ करके सारा अध्ययन किया और लिखा। लेनिन को जब साइबेरिया में कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था, उनके पास काम क्या था? पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं था। और उसके बाद भी जब उनको एग्जाइल हुआ तो वो कर क्या रहे थे? पढ़ाई ही तो कर रहे थे। उन्होंने जब ज्ञान हासिल कर लिया तब उसी के बेसिस पर तो उन्होंने वो लड़ाई लड़ी जिस व्हाट इज टू बी डन और बोल्शेविक पार्टी का गठन किया। आंदोलन में तो बहुत बाद में आया। तो ये हम लोगों को समझना है। हमारी पीढ़ी तो चुकी हुई पीढ़ी है, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। अब आप लोगों में से भी कुछ जो मिडिल एज में है, उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपनी गलतियों को सुधारें और नई पीढ़ी को नई समझ दें, ताकि जो प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी जो कहा है लेनिन ने, उनका काम ये नहीं है कि लाइमलाइट में रहना है। उनको उस संगठन को मजबूती प्रदान करना है जो आगे जाके लड़ाई लड़ेगा। मैं दुर्गेश एक सवाल करना चाहता हूँ फिलहाल। 53 के बाद जो एक सवाल आता है कि क्लास स्ट्रगल का जो आइडिया था वो स्टालिन को शायद सही नहीं लगा, कि उनको लगा कि शायद ऐसा कहते हैं, मेरे को उसका रेफरेंस पता नहीं है, हालांकि आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे तो उसके जवाब में वो बात आ सकती है। मैंने कहीं पढ़ा, एंगल्स भी वो बात कह रहे थे अपने किसी लेख में। लेकिन मेरा बेसिक सवाल ये है कि क्या वाकई में स्टालिन को ऐसा आइडिया लगा कि क्लास स्ट्रगल जो है वो खत्म हो गई है या बहुत कम हो गई है जो है रशियन सोसाइटी में? देखिए, क्लास स्ट्रगल तो खत्म नहीं हुआ था और ना इतनी जल्दी हो सकता। हाँ, ये तो कम हो गई है, मतलब सो, कम हो रही है सर, ऐसा ऐसा। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में संशोधनवाद का बोलबाला हो गया था स्टालिन के मरने के बाद। इसलिए उन्होंने कुछ ही साल के अंदर, स्टालिन के मरने के 3 साल के अंदर ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें प्रोलेटेरियन डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप की जरूरत नहीं है, अब पीपल्स डेमोक्रेसी की जरूरत है, अब सब बराबर। तो जब आप वो आजादी दे देंगे उस तबके को जिसके संसाधन छीनने होंगे आपको समाजवाद लाने के लिए, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन का
हथियाना तो उन्हीं उत्पादन के साधनों के जरिए होता है। तो ये लड़ाई तो बहुत अरसे तक चलती है, और वो वर्ग जो शोषण पर जीवित है वो आसानी से छोड़ता नहीं। जब भी उसको मौका मिलेगा वो हावी होगा और अपना दांव चलेगा। और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने क्रुश्चेव के आने के बाद ये दे दिया। आप अगर दस्तावेज पढ़ेंगे, सीपीएसयू की रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो उसमें स्पष्ट हो जाता है और कि प्रोलेटेरियन डेमोक्रेसी की जगह उसको पीपल्स डेमोक्रेसी कर दिया गया। और ग्रेट डिबेट में सारी लड़ाई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएसई के बीच की यही थी। और चीन से सारे इंजीनियर्स को वापस बुला लेना, उनको सारी आर्थिक मदद देना बंद कर देना, ये सब क्या दर्शाता है? ये सब बुर्जुआ टैक्टिक्स था। जिस पार्टी की सोच समाजवादी सोच होती वो ऐसी हरकत नहीं करता। तो आप सीपीएसवी की 20th पार्टी कांग्रेस में पाएंगे कि अचानक सारा का सारा ध्यान एक चीज पर केंद्रित कर दिया गया। वो जो सीक्रेट रिपोर्ट खुर्शीद ने पेश की थी कि सारा दोष स्टालिन के ऊपर मढ़ना, मतलब ये दर्शाने की कोशिश करना कि सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी व्यक्तिवादी हो गई थी, और क्रुश्चेव के आने के बाद वो सही मायनों में अब समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनी है और सही सिद्धांत के ऊपर चल रही है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति पैदा हुई, पर उस सब के लिए मेरा जो अपना विश्लेषण है वो मैंने लिखा भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ा था सोवियत यूनियन को कि उसका जो यंग कैडर था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, सारे के सारे लगभग मारे गए। 75% कम्युनिस्ट पॉपुलेशन वाज डिस्ट्रॉयड। तो पार्टी को बचाने के लिए जो कुछ भी स्टालिन की अपनी इमेज थी, उसकी जो अपनी समझ थी, स्टालिन की मृत्यु के बाद सारा कुछ उल्टी दिशा में चल पड़ा। लेकिन जो स्टालिन 1918 में कह गए थे कि ये चेतना तो अब सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है, ये चेतना तो फैल चुकी है, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसी चेतना के आधार पर चीन ने समाजवाद की स्थापना की। और चीन आज उस सिद्धांत का सेंटर है, जो सिद्धांत का सेंटर किसी जमाने में सोवियत यूनियन होता था। एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो स्टेट मशीनरी का कंट्रोल जो आपका प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस वाला पार्टी या मार्क्सवाद का समझ होने वाला पार्टी इसलिए लेता है ताकि वो प्रोडक्टिव फोर्सेस को आगे बढ़ा दे और उसको डेवलप करे, एनहांस करे। तो इसी के एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि प्रोडक्टिव फोर्सेस तो मटेरियल वर्ल्ड के साथ है, तो वो तो फिजिकल और मटेरियल लॉस के साथ से संबंधित है, जिसको मानव अपना परिश्रम से क्या बदल सकता है, उतना तेजी या धीमी तो नहीं कर सकता है, वो तो मटेरियल लॉस के ऊपर गवर्नड है। तो क्या प्रोडक्टिव फोर्सेस का जब बात करते हैं, इसमें सिर्फ हम प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी या मटेरियल चीज़ें ही है, या रिलेशंस बिटवीन ह्यूमंस, प्रोडक्शन रिलेशंस, ये सब बात भी प्रोडक्टिव फोर्सेस में आता है, जिसको एक पार्टी के थ्रू, स्टेट पावर के थ्रू हम धीमे या मतलब एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन कर सकता है। प्रोडक्शन रिलेशंस के बिना प्रोडक्टिव फोर्सेस कैसे हो सकते हैं? मशीन खड़ी हुई है, रखी हुई है, वो अपने आप तो नहीं चल जाएंगी। उनको चलाने वाले लोग चाहिए हैं, उनके बीच का कोऑपरेशन, उस मटेरियल को जो प्रोडक्शन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो सारा का सारा इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है। तो जब हम उत्पादक शक्तियों के विकास की बात करते हैं तो उत्पादन संबंध उसी हिसाब से अपने आप विकसित होते चलते हैं, वो उसी का अभिन्न अंग है। आप उत्पादन संबंधों को अलग से विकसित करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। जो हस्तक्षेप जहां करना होता है कम्युनिस्ट पार्टी को और बुर्जुआ पार्टी को, वो आता है कि जो सरकारी नीतियां बननी है वो किस हिसाब से बनेगी, और जो अतिरिक्त उत्पादन है वो समाज के हित के लिए इस्तेमाल होगा या व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए होगा। यहां आकर के फर्क हो जाता है। उससे पहले तो सारा कुछ मटेरियल, इट इज ऑल फिजिकल वर्ल्ड। अच्छा, उत्पादन संबंध भी जो भौतिक सामाजिक चेतना है, उसको मैं भौतिक सामाजिक चेतना क्यों कहता हूं? भौतिक इसलिए कि भौतिक आधार है उसका।
वैचारिक सामाजिक चेतना, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब आप जाते हैं, राज सत्ता के ऊपर नियंत्रण, उस समय ये डिफरेंस आता है कि आप किसके हित में काम कर रहे हैं। प्रोलेटेरिएट की पार्टी होगी तो वो इस हित में काम करेगी कि पूरे पूरे समाज का हित हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उत्पादक शक्तियों का विकास लोगों के आराम के लिए हो, ना कि विनाश के लिए हो। लेकिन अगर वो बुर्जुआ पार्टी के कब्जे में है राज सत्ता, तो मुनाफा ही उद्देश्य होगा, तो उसके लिए चाहे लड़ाइयां लड़ना पड़े या किसी तरह की नीतियां बनाने, जो कुछ भी होगा वो मुनाफा के उद्देश्य होगा। तो यहाँ उद्देश्य मुनाफे के लिए है या लोगों के हित के लिए, यहाँ आके डिफरेंस हो जाता है, जो आप सरप्लस जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके पहले तो दोनों एक है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि पूंजीवाद की खिलाफत करनी है, वो मैं उनसे इसलिए सहमत नहीं हूं कि पूंजीवाद की खिलाफत आप किस रूप में करेंगे। क्या उत्पादक शक्तियों के विकास को रोकेंगे आप? क्या उत्पादन संबंधों को रोकेंगे? नहीं। जो चीन में हो रहा है कि जो अतिरिक्त उत्पादन है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। प्राइवेट एंटरप्राइज भी है, लेकिन जहां वो पाते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज बदमाशी कर रहा है, रिश्वत है, भ्रष्टाचार है, वहां वो उसको पनिश करते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं लेट इट बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड, हम जनता के बिहाफ पर हैं, आप व्यक्तिगत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। धीमे धीमे परिस्थितियां अपने आप जनता को उस तरफ ले जाएंगी, उस पार्टी की तरफ ले जाएंगी जो जनता के हित में काम कर रही है। ओके सर। सर एक जो हमारा टॉपिक क्योंकि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के ऊपर है, तो आपने अपना लेख में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब जो रशिया के बाहर का जो परिस्थितियां हैं, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, फिर नाटो का गठन हुआ, और ये मार्शल प्लान, ये सब बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति था सोवियत यूनियन को, जिसके चलते उनको बहुत लॉस भुगतना पड़ा, और उसको रिकवर करने के लिए टाइम नहीं मिला है, और इसलिए आखिर में आपका इसका डिसइंटीग्रेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 40 साल के बाद ऑलमोस्ट हो गया है। तो इसी दौरान सर हम एक डाउट ये आता है कि जब दूसरा पक्ष में, मतलब जो आपका एडवांस्ड वेस्टर्न कंट्रीज में, या मतलब यूरोप का और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में जो वर्किंग क्लास था, तो उसमें उनमें क्यों ये प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस या मार्क्सवाद के आधारित सोच क्यों नहीं आया, और वो क्यों गठन नहीं एक ऑर्गेनाइज होके स्टेट पावर को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाया, या उनका ऐसा क्यों जरूरत भी क्यों नहीं समझा उन लोग कि ऐसा हमको भी स्टेट पावर कंट्रोल करना है। जबकि आज के दिन में हम उनकी हालात भी 25 साल पहले जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो तब तो बहुत प्रोक्लेमेशन हुआ था, आइडियोलॉजी खत्म हो गया या हिस्ट्री खत्म हो गया, लेकिन आज उस लोगों का भी वेलफेयर मेशर्स बहुत कम हो रहा है और ये सब चीज़ हो रहा है। तो उनका उस कंट्रीज का वर्किंग क्लास का कॉन्शियसनेस को क्यों अफेक्ट नहीं कर पाया था? देखिए, प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस जो है वो मटेरियल सोशल कॉन्शियसनेस है, वो उत्पादन संबंधों पर निर्भर करेगी। लेकिन उसके आगे वैज्ञानिक समाजवाद जब लाना है आपको, तो लेनिन ने तो इसको स्पष्ट समझाया था, ये तो बाहर से आएगा, प्रोलेटेरियन के पास अपने आप नहीं आएगा। ये चिंतक विचारक जिनको सोचने समझने का और ज्ञान अर्जन का मौका मिला है, जो आप आज सोसाइटी फॉर साइंस में बैठकर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं ना। हाँ। तो प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस और मार्क्सिस्ट थ्योरी के बीच का फर्क आपको समझना पड़ेगा। प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस जब हम कहते हैं तो वो मटेरियल सोशल कॉन्शियसनेस है। उत्पादक शक्तियों का जितना विकास होगा, उसके साथ जो उत्पादन संबंध बनते हैं, उसके आधार पर जो चेतना बनती है, तो उसका मूल प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस का ये है कि सबका श्रम बराबर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक हैं। ना कोई जाति का भेद है, ना छोटे बड़े का भेद है, ना औरत आदमी का भेद है। समाज में मेहनत करने वाले सब एक है। ये प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस का फंडामेंटल है। लेकिन इससे ये जानकारी, ये ज्ञान निकल के नहीं आता है कि अतिरिक्त उत्पादन क्या है, अतिरिक्त मूल्य क्या है,
और अतिरिक्त मूल्य का उपयोग कैसे होना है और किसके पर्पस के लिए होना है और कैसे होना है, ये सब चीजें तो चिंतक विचारकों के जरिए ही आएंगी। तो ये दायित्व होता है कम्युनिस्टों का, कम्युनिस्ट पार्टी का और मार्क्सवादियों का, कि वो इस तरह से पार्टी का गठन करे जो सत्ता हासिल करे। सबसे पहले सत्ता हासिल करने के लिए आपको, जब डेमोक्रेसी है तो आपको जनता का वोट चाहिए। आप जनता का वोट कैसे हासिल करते हैं? आप पूंजीवाद को गालियां दे करके नहीं कर सकते, आप धर्म को गालियां दे करके नहीं कर सकते, आपको उसके साथ सामंजस्य बैठाना है। जैसा हो ची मिन्ह ने कहा था, ईट विद द वर्कर, स्लीप विद द वर्कर। अगर आप जिन लोगों का विश्वास हासिल करना चाहते हैं, अगर आप उनके साथ एक ही कार्ड यूनिफाइड नहीं हुए हैं, उनके रोजमर्रा के सुख दुख में आप शामिल नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए या झंडा उठाने के लिए आप उनके साथ खड़े होते हैं, तो वो आपका विश्वास कभी आप हासिल नहीं कर पाएंगे और कभी नहीं जीत पाएंगे आप। तो ये दोनों में फर्क है। और जो आपने कहा कि प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस है सब जगह, लेकिन वो साइंटिफिक सोशलिज्म में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है? उसका सीधा सा रीजन है कि जिस तबके का, जिन चिंतकों विचारकों का ये दायित्व है, वो अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं। और सर ये भी एक रीजन बताया जाता है कि उन कंट्रीज का वर्कर्स को कुछ सरप्लस का थोड़ा हिस्सा मिल रहा था, मतलब जो आपका अमेरिका में या यूरोप में जो था, तो इसलिए उनका भी कोई उस नीड भी नहीं हुआ कि ये, जैसे आपने भी बताया कि ये कहना गलत है। मेरे हिसाब से ये कहना गलत है। चीन के वर्कर्स को भी तो आज मिल रहा है सरप्लस। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों का आपका माल जाता है, तो कोई ना कोई मुनाफा तो आता है ना आपके पास। हम्म तो ऐसा तो नहीं है कि चीन मुनाफा नहीं कमा रहा है, हम्म मुनाफा कमा रहा है, तो वहां के वर्कर्स का जीवन स्तर भी तो बढ़ रहा है। ओके। लेकिन उसके साथ साथ उनकी समझ भी बढ़ रही है, उनका वैज्ञानिक समाजवाद की समझ भी बढ़ रही है, उनको पढ़ाया जाता है। आज मिडिल स्कूल से मार्क्सिज्म का एजुकेशन कंपलसरी कर दिया है। हमारे यहाँ वेदों का या पुराणों का, इन सब का कंपलसरी कर रहे हैं, वहां पे मार्क्सवाद का की पढ़ाई कंपलसरी कर रहे हैं। ये फर्क है अपना अपना। तो वैज्ञानिक समाजवाद तो बाहर से आना ही होगा, वो आंदोलन में और अपने आप विकसित नहीं होगा। ओके। अपने आप अगर विकसित होना है तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत क्या है? ओके। तो जब हम कहते हैं प्रकृति में सब चीजें प्रकृति के नियम के हिसाब से चलती हैं, पर उसके बीच में मानव समाज जो है ना, उसके अपने नियम होते हैं, उनके जरिए आप हस्तक्षेप करते हैं। अब वो हस्तक्षेप किस लिए होता है, ये अलग बात है। तो ये जो हम्म सक्रिय योगदान होता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। करेक्ट। आप भाग्यवादी होकर के नहीं बैठ सकते कि सब चीजें अपने आप होनी है इसलिए हमारी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। पढ़ने लिखने के बाद आपके लिए दायित्व है कि आप समाज के बारे में सोचें, और जो सही सोचे वो आगे आने वाली पीढ़ी के सामने रखें। सर एक सवाल था जो पब्लिक डोमेन में भी है, मतलब कि वैसे लोग जो कि ये बात तो समझते हैं कि भारतीयों की जो वामपंथी पार्टियां हैं, यहाँ पे खुद को वामपंथ कहने वाले जो लोग हैं, वो ये मानते हैं कि उनकी समझ पुख्ता नहीं है, परंतु उसके कोलेटरल में उनका ये भी कहना रहता है कि भारत में जो है समाजवाद जो है वो संसद के रास्ते तो नहीं आएगी। वो संसद को सुअरबाड़ा भी बोलते हैं कि वो वहाँ सुअरबाड़े से जो है वहां से तो कोई क्रांति नहीं होनी, क्रांति तो सशस्त्र ही करनी पड़ेगी सर। तो इस पे आपका क्या विचार है सर, वो कितना सही कह रहे हैं? ये उन लोगों की मार्क्सवाद की समझ गलत है। मार्क्स ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सिद्धांत जनता के घर में, मन में घर कर लेने पर भौतिक शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आज जब सारी दुनिया डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर चुकी है, तब आप हथियार के जरिए नहीं हो सकता।
आपको जाना पार्लियामेंट के जरिए पड़ेगा। और सर पार्लियामेंट अभी पे कब्जा करने से आप क्यों डरते हैं? करिए ना। सर इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन है, बार वो ये बोलता है कि ठीक है, हमको पॉलिटिकल पावर हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, हम ट्रेड यूनियन के जरिए हम लोगों के बीच में काम करते, सड़क में मतलब जुलूस निकाल के हम हमेशा जनता के साथ खड़ा होगा, वही हमारा सिग्निफिकेंस है, ना कि पॉलिटिकल पावर। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि सोसाइटी इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, उसमें आप सजग सार्थक हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो आपको उन सब नियमों की जानकारी होनी चाहिए और आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप किन्हीं भी दी हुई परिस्थिति, बदलती हुई परिस्थिति में किस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी बदलना है, किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ कब खड़ा होना है, कब नहीं खड़ा। इन सब चीजों को कि अगर समझ नहीं होगी और आपके अंदर ये ताकत नहीं होगी विश्लेषण करने की, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जुलूस में जाए या न जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी जनता अगर खड़ी हुई है, कि आज भी खड़ी हुई है कि हम वोट के जरिए बदल लेंगे, जितना भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, विघटन हो रहा है, आप सारे इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त करते जा रहे हैं, जो भी पार्टी इस समय पावर में है, आप कितना भी उसको गरियाते रहिए, लेकिन जनता तो वोट के जरिए ही बदलेगी। आप अगर हथियार उठाने की बात करेंगे तो आपके साथ नहीं आएगी जनता। ये ओके। चेतना और अस्तित्व का ये द्वंद्वात्मक संबंध है। आप इसको नकारना चाहें कि आप अपने हिसाब से चेतना बदल देंगे, तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूं कि अब कहीं हथियार बंद क्रांति का कोई मतलब नहीं है। अब जो भी है वो जनता के जरिए होगा, और एंगल्स ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि अंतिम युद्ध तो डेमोक्रेसी में ही लड़ा जाएगा। माओ त्से ने दिखा दिया ना कि डेमोक्रेसी डजंट मीन बुर्जुआ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स प्रोलेटेरियन डेमोक्रेसी ऑल्सो, नवजनवाद। और उन्होंने उस हिसाब से किया है और उस हिसाब से कर रहे हैं वो, और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। चिले में अलेंदे लगभग 80% वोट के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन 3 महीने बाद ही अलेंदे जो संसद की सीढ़ियों पर मरे पाए गए। ये कैसे हुआ था? ये क्योंकि उनकी सैद्धांतिक समझ गलत थी। वो तो इंडोनेशिया में भी हुआ था, अलेंडे तो बहुत बाद में आए। उससे पहले तो नहीं, इंडोनेशिया में मैसेकर हो चुका था, और उससे चुन पहले तो के आए। जर्मनी में हिटलर ने सारे कम्युनिस्टों को मार दिया था। नहीं, वो तो चुन के आए थे, तो फिर उनकी हत्या कैसे हो गई? भाई, किसी एक आदमी की, अगर किसी एक आदमी की हत्या होने से पार्टी पूरे खत्म हो जाती है, इसका मतलब वो मार्क्सवादी पार्टी नहीं थी। बड़ी सीधी सी बात है। व्यक्तिवादी पार्टी मार्क्सवादी पार्टी कैसे हो सकती है? यहाँ हथियार का रोल नहीं आता है। हथियार का रोल कहीं नहीं आता है। अब आम जनता का, अगर अगर 2 लाख आदमियों की भीड़ सामने आ जाती है तो 10-20 हजार पुलिस वाले और फौज कुछ नहीं कर पाती है। अगर सभी वहां जगह हुआ है। अगर अगर वहां अपने लोगों को हथियार बंद किया होता उन्होंने, तो क्या ये हो सकता था? भाई, हथियार बंद करने के लिए आपको ना मौका मिलेगा और ना आप कर पाएंगे। वही जो हथियार बंद है वो भी तो मजदूर हैं, वो भी तो उसी किसान मजदूर तबके से आते हैं। सवाल तो यही है कि आप सत्ता हासिल कर भी लेंगे चुनावों से, तो आप उसको टिकाएंगे कैसे अगर आप हथियार नहीं उठाएंगे? तो अगर हथियार आ नहीं करेंगे। सुनिए, अगर आपने जनता का दिल जीता है और उसके जरिए वोट हासिल किया है, तो वो फौज जिसके हाथ में हथियार है, वो उसका भी आप दिल जीत लेंगे। वो आपके खिलाफ हथियार क्यों उठाएगी? वो भी तो जनता है। नहीं, लेकिन वो तो 70% वोट लेकर के आए थे, 70% का दिल जीता था। लेकिन फिर वही 70% वोट लेकर के तो 40% वोट लेकर के तो भाजपा भी आ रही है, उसमें क्या बात है? वही तो बात है। फिर वो फिर तो उनको जनता के मन में सिद्धांत ने घर कहाँ किया? वोट के सारे लिए लेने की बात।
जब मैं बात कर रहा हूं कि वोट के जरिए, उसका मतलब ये नहीं है कि सिद्धांत को नकारना है। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सबसे पहले तो सिद्धांत है। अगर आप सिद्धांत से लेस नहीं है तो फिर नहीं, आज अगर वोट वो मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। सिद्धांत से लैस नहीं होते तो इतना जबरदस्त समर्थन उनको कैसे मिलता कि 70% वोट उनको मिल गए, उनके पार्टी को। पता नहीं ज्ञानंद जी, आप कैसे, क्या जो रिएक्शनरी पार्टी है उनको वोट नहीं मिलते हैं? समर्थन तो बहुत से लोकरंजक पार्टियों को भी मिल जाता है। बहुत धर्म पार्टियों के नाम पर, जाति के नाम, पता नहीं किन किन नामों पे मिल जाता है। वो तय नहीं हाँ, करता, समर्थन तय नहीं करता है कि आपका सिद्धांत सही है। सर, प्रवीण सर ने पूछा है कि सोवियत संघ के विघटन का मूल कारण क्या है। इस पर पूरे विश्व में सर कोई भी एक राय नहीं है। फिर भी कुछ कारण बताए जाते हैं, जैसे कि गोर्बचेव की ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीतियां, सोवियत की कमजोर होती आर्थिक स्थिति, अफगानिस्तान का युद्ध, भ्रष्टाचार और नेतृत्व का अमेरिका की ओर झुकाव। और आगे उन्होंने कहा है अपने प्रश्न में कि लेकिन मेरा मानना है कि जो प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी का रोल रिवोल्यूशन लाने में है, वही रोल इस व्यवस्था को चलाने के लिए भी जरूरी है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति भले ही कुछ और हो, तो क्या नेतृत्व का मार्क्सवाद से भटकाव होना ही सोवियत संघ के विघटन का मूल कारण था? अगर हाँ, तो फिर ये सही लीडरशिप क्यों नहीं कायम रखी जा सकी? इसमें कहाँ गलती हुई? विशेषकर ख्रुश्चेव और गोर्बाचेव जैसे नेताओं के अमेरिकी झुकाव का कारण क्या रहा होगा? मैंने वही तो कहा कि क्लास डिवाइडेड सोसाइटी है, तो सोवियत रेवोल्यूशन के बाद क्लास कंट्राडिक्शन खत्म थोड़ी हो गया था। पार्टी के अंदर भी था बरकरार। अगर पार्टी के अंदर ट्रोट्स्की रह सकते हैं तो और एलिमेंट नहीं होंगे। वो तो जो भौतिक परिस्थितियां थी द्वितीय विश्व युद्ध की, कि सबसे ज्यादा खामियाजा सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को भुगतना पड़ा, कि उसका जो मूल काडर था वो सारा ध्वस्त हो गया। तो जो रिविजनिस्ट थे उनको मौका मिल गया। कोई ये थोड़ी है कि नए पैदा हुए थे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर ही हैं, और धीमे धीमे वक्त लगता है, कई दशक लगते हैं सफाई करने में। माओ से तुम इस बात को समझते थे जब उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन किया, कि कल्चरल रूट्स जो है ना वो भी इतने लंबे अरसे तक चलते रहते हैं। उनको भी रेवोल्यूशन की तरह उनको हटाने के लिए हमें सजग कार्य करना पड़ेगा। तो सोवियत यूनियन के विघटन का जो इन्होंने अपने प्रश्न में उठाया है, वो काफी हद तक सही है, क्योंकि पार्टी के अंदर ही वो तत्व मौजूद थे। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बन गई कि स्टालिन की मृत्यु के बाद, स्टालिन की मृत्यु के पहले भी पार्टी का डर तो खत्म हो चुका था, लेकिन स्टालिन की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो पार्टी को काफी हद तक बचाए रखने में कामयाब हो सकते थे, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था। ठीक है सर। तो जो पार्टी रेवोल्यूशन करती है, उसी पार्टी की जिम्मेवारी होती है कि वो बचा के रखा जाए। चीन में तियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ था? उस समय भी तो इसी बात का झगड़ा था कि सोशलिज्म को कैसे बचाया जाए। जो तबका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी इस बात पे तुला हुआ था कि नहीं, अब हमने बहुत तरक्की कर ली है, थोड़ी आजादी देनी चाहिए। डेंग शाओपिंग चूंकि किसी पद पर नहीं थे, लेकिन उनकी इज्जत थी पार्टी में और उनकी समझ सही थी। लिबरलाइजेशन नो, रिफॉर्म्स यस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यस, रियल market for foreign companies also, but political parties no, no liberalization, पार्टी एक ही रहेगी। जिस किसी को आना है वो पार्टी के अंदर आके लड़ाई लड़े। बुर्जुआ पार्टीज को पॉलिटिकल बुर्जुआ वर्ग को पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आजादी नहीं दी जाएगी। सो दे सेव्ड चाइना। सर एक एक क्वेश्चन ये भी है। ये जो आपका सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन के बाद आ, जो आपका जो शोषण या ऑपरेशन या एक्सप्लॉइटेशन के बेसिस जो है आपका प्राइवेट अप्रोप्रिएशन ऑफ सोशली प्रोड्यूस्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज
का ये ना मान के एक दूसरे तरीके का सोच आगे बढ़ाया जाता है, जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। मतलब लोगों को ये समझाया जाता है कि आपको शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका रिलीजन ये है, आपका रेस ये है, आपका एथनिसिटी ये है, स्किन कलर ये है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है। तो और उसी के ऐसे कोरोलरी जैसे लोगों को ये भी बोला जाता है कि आपको इस ये सब चीज़ों के बेसिस पे आपको संगठित होना है और आपको एकजुट होना है, और इसी के बेसिस पे आपको फाइट करना है। मतलब भी वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो या स्किन कलर हो, एथनिसिटी हो। तो तो ये सब आइडेंटिटी बेस्ड जो है, इसको इसको कैसे हम आपका जो लोगों का ऑपरेशन, इसमें क्या लिंक रहता है, और क्या वाकई में इसी रास्ते में हम अगर ऑर्गेनाइज होके और आगे बढ़ जाते हैं, खास करके इंडिया में कास्ट की नाम पे, तो हम ऑर्गेनाइज होकर आगे बढ़ जाने से लोगों का जीवन सुधर जाएगा या उनका वो चेंज होगा, या उनका आगे बढ़ने से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हानिकारक होगा, वो उसके बारे में। देखिए, एज मार्क्सिस्ट आपको लोगों के सुख दुख में खड़ा होना है, ना कि उनको ये समझाना है कि आपका जाति की वजह से हो रहा है या जाति के ऊपर बंटवारा नहीं होने देना है, या जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं धर्म का, जाति का। आप निगेटिव अप्रोच लेके नहीं लोगों का विश्वास हासिल कर सकते। आपको पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना, लोगों की समस्याएं हल कीजिए, उनके साथ खड़े होइए। लोग धीमे धीमे आपके पीछे अपने आप आने लगे। आज राहुल गांधी के पीछे क्यों जनता खड़ी हो रही है? आप लोगों के सुख दुख में हाथ बटाएंगे, आप अपने पार्टी के वर्कर को बोलेंगे कि आपके आसपास जो भी है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो, उसकी जो रोजमर्रा की समस्या है वो तो अलग ही है ना, उसमें आप साथ में खड़े होइए। किसी को अस्पताल जाना है, आप उसके साथ चले जाते हैं अस्पताल, वो भूल जाता है कि आप किस धर्म के, किस उसके हैं। ये तो अपनी अपनी समझ है। मार्क्सवादी होने के नाते तो आपको इन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है ना, इन चीजों को क्रिटिसाइज करना। आप पार्टी के अंदर है, आपको मार्क्सवाद की समझ हासिल करनी है, आपको वैज्ञानिक समाजवाद समझना है, तब तो आपको धर्म की आलोचना करनी है। लेकिन जब आपको आम जनता, जिसको आपको एकजुट करना है वोट के लिए, उसके बीच में आपको इन सब चीजों की क्या जरूरत है? उसको, उसकी जो समस्याएं हैं रोज की, उनमें आप उनके उसके साथ खड़े होइए। You will win। अपने आप उसका कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा आपके साथ होगा। सर एक प्रश्न ऐसे ही है हमारे पास, जो कि हमारे जो एक्टिविटी लोग फेसबुक और फेसबुक पे, यूट्यूब पे और भी दूसरे जगहों से उनके पास पहुंचता है डायरेक्ट लिंक के माध्यम से, तो देखते हैं सर, तो उनकी कुछ कुछ टिप्पणियां आती हैं। तो उसमें एक दो टिप्पणियां ऐसी भी आई हैं सर, तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप अपना कुछ विचार रखें। उनका कहना है कि ठीक है, अगर आपका कहना है कि भारतीय वामपंथ जो है शुरू से जो है संशोधनवाद के दलदल में फंसा हुआ था, अभी भी फंसा हुआ है, तो इसका निकालने का रास्ता क्या है? क्योंकि आप लोग जो बैठ करके बौद्धिक जुगाली कर रहे हैं उससे तो ये नहीं निकलेगा, उनका ये कहना है सर। तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई हमारे हिसाब से तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। निकलेगा या नहीं निकलेगा ये नहीं पता है, लेकिन मार्क्सवाद की सही समझ लोगों के बीच में पहुंचाना, इसके अलावा हमारे पास तो और कोई तरीका नहीं है। जो लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके पास तरीके हैं तो वो करें ना अपने तरीके से। या तो वह हमारे तरीके में गलती बताएं। हम तो मार्क्सवाद की सही समझ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गलती और के मार्क्सवाद की समझ के हिसाब से रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है, इसके ऊपर बहस कर रहे हैं। विचार विमर्श के अलावा और कोई तरीका नहीं है। गलती के नाम पर उनके पास कहने को यही होता है कि आपका संगठन 2000 में बना, आप लोग इतने समय से प्रयास कर रहे हैं, तो आपके साथ लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आप सही हैं तो लोग लोग आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं तेजी से? इसी बीच कई पार्टियां आई चली गई, सरकार बना ली, और आप लोग जो है अभी तक बौद्धिक जुगाली ही कर रहे हैं। ये उनका कहना रहता है सर। तो ना तो सरकार बनाना हमारा उद्देश्य है,
ना हमारा आम जनता को मार्क्सवादी बनाना उद्देश्य। हमारा उद्देश्य तो बड़ा स्पष्ट है, सोशली कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल्स। उनको अगर है कि मार्क्सवाद के बारे में उनकी समझ सही है तो फिर वो अपने रास्ते, उनको हमारे पास साथ बैठने की जरूरत नहीं है कोई। हम समझते हैं कि ऐसे लोगों की हमारे साथ बैठने की जरूरत है, क्योंकि हम मानते हैं कि टीचर इज टू बी टॉट। तो जिस किसी को मार्क्सवाद की पुख्ता समझ है वो भी बैठे हमारे साथ, जिसको समझने की लालसा है वो भी बैठे हमारे साथ। हम तो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है। जी और सर। इस उद्देश्य में पिछले 10 साल में अगर हम 4 लोग भी को मार्क्सवाद की थोड़ी समझ आई है, अगर पिछले 2 साल में हमें बीइंग एंड कॉन्शियसनेस के बारे में इन 4 लोगों को भी थोड़ी समझ आई है, तो हम सफल हैं अपने काम में।